वेलकम टू एजुक्लिक, योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। तो आप लोग कैसे हो? आप लोग सब बढ़िया हो ना? ठीक है। तो अपन ने विज्ञान की 3 क्लास पढ़ ली हैं। पहला चैप्टर चल रहा है आपका, जिसका नाम है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। तो इसमें अपन ने भोजन वाला जो टॉपिक था वो अपन ने क्लियर कर लिया था। उसमें मैंने क्या पढ़ाया था? संतुलित भोजन, असंतुलित भोजन, पोषण के बारे में बताया था, कुपोषण के बारे में बताया था। 3 प्रकार के कुपोषण थे अपने। कौन से? विटामिन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण और खनिज कुपोषण। तो इन तीनों के बारे में हमने अच्छे से डिटेल से पढ़ लिया है। अब बारी है किसकी? मानव स्वास्थ्य की। तो आज हम पढ़ेंगे मानव स्वास्थ्य के बारे में कि मानव स्वास्थ्य क्या है और इस पर पढ़ने वाले जो कौन कौन से कारक हैं जिनसे मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। तो हम शुरुआत करते हैं चैप्टर की अपने की। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 10 का ये पहला चैप्टर, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। ठीक है। भोजन एवं मानव स्वास्थ्य यहां दिख रहा है ना आपको ऊपर से, है ना? दिखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैं और नीचे भी ले सकता हूं वैसे। तो हमने इसमें क्या है, भोजन वाला जो टॉपिक है वो अपने क्लियर कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं मानव स्वास्थ्य के बारे में कि मानव स्वास्थ्य पर ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिनका प्रभाव पड़ता है। तो ये टॉपिक में लिख देता हूं। ठीक है। मानव स्वास्थ्य पर ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिनका हम पर प्रभाव पड़ता है, तो मैं बता देता हूं कौन कौन से पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं मानव स्वास्थ्य पर कारकों का प्रभाव। ठीक है, ये अपन पढ़ेंगे। इसका जो सेकंड टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे जल का प्रभाव पढ़ेंगे। ठीक है, कि अपन जब जो जल होता है वो क्या होता है, जल के बारे में पढ़ेंगे पहले, और फिर दूसरे जल के बारे में पढ़ेंगे, मतलब पीने योग्य जल के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा है मोटापा, कि मोटापा होने से मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। और तीसरा है रक्तचाप। रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर। और चौथा हम पढ़ने वाले हैं कि नशीले पदार्थों के सेवन से मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये हम 4 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जल के प्रभाव के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम जल के बारे में। तो आप सब लोग जानते हो कि जल क्या है, यानी कि पानी जो हम पीते हैं। इसको तो हम जानते हैं, लेकिन इसको हम विज्ञान की परिभाषा में कैसे व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, जल एक ऐसा यौगिक है। कौन सा यौगिक है? जल एक, अच्छा 2 बार लिख दिया क्या? तो जल एक पृथ्वी पर पाया जाने वाला ऐसा यौगिक है जो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ठीक है, तो विज्ञान में जो जल की ये परिभाषा है, तो जल एक ऐसा यौगिक है जो पृथ्वी पर पाया जाता है, जो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो पदार्थ की 3 ये अवस्था कौन कौन सी हैं? तो आप जानते हो कि पदार्थ की 3 अवस्था हैं, ठोस, द्रव और गैस। कौन सी हैं? ठोस, द्रव और गैस। तो ये पदार्थ की 3 अवस्था होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो जो जल होता है बर्फ के रूप में तो होता है ठोस, और खुद जल होता है वो क्या होता है? लिक्विड, यानी कि तरल के रूप में क्या होता है? द्रव होता है। और गैस
जो जलवाष्प होती है, जलवाष्प क्या होती है, जब पानी को गर्म करते हैं जो भाप बनती है ना, तो वो जलवाष्प होती है। तो जलवाष्प है वो क्या है, एक गैस का रूप है। ठीक है, तो जल है वो क्या है, ठोस, द्रव और गैस के रूप में पाया जाता है प्रकृति में। और ठोस का रूप कौन सा है, बर्फ। द्रव का रूप है खुद जल और गैस का रूप है जलवाष्प। तो ये तो हो गया जल। तो मैं आपको बता दूं कि ये क्या है, हमारी पृथ्वी है। जैसे ये पृथ्वी बना दी मैंने, क्या बना दी, पृथ्वी। थोड़ी गोल नहीं बनी हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। मान लो कि ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी में ये ऐसे जो मैंने ये किया है ना, ये सेक्शन बनाए हैं, तो ये लगाओ कि पृथ्वी के 71% भाग पर क्या है, जल है, और बाकी के जो 29% भाग बचा उस पर क्या है, स्थल है। ठीक है, कि पृथ्वी के 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर स्थल है। और जो 71% जो जल है, ठीक है, ये किस किस रूप में पाया जाता है, और ये जो 71% जल है ये किस रूप में पाया जाता है। तो 71% का जो 97% यानी कि 97% जो जल है वो महासागरीय जल है। कौन सा है, महासागरीय, यानी कि समुद्र वाला। ठीक है, तो वो तो पीने योग्य हो नहीं सकता, क्योंकि जो महासागरीय जल होता है यानी समुद्र का जल होता है वो कैसा होता है, खारा होता है। तो यदि खारा पानी यदि हम पी लेते हैं तो क्या होगा, पहली बात तो पी नहीं पाएंगे, और पी लिया तो क्या होगा, हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, हमारा पेट खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो पीने योग्य हुआ नहीं। तो पीने योग्य जो जल है वो कितना बचा, सिर्फ 3% जल बचा, 3%। तो सिर्फ 3% जल होता है वो पीने योग्य होता है। और पीने योग्य जल हमें कहां पे प्राप्त होता है, वो प्राप्त होता है जो पर्वत होते हैं जिन पे बर्फ छाई रहती है, यानी कि ग्लेशियर। तो ग्लेशियर में पाया जाएगा, और नदियों में, झीलों में, झरनों में, तो इनमें ये 3% जल पाया जाता है जो मीठे पानी के रूप में होता है, जो पीने योग्य होता है। ठीक है, तो ये हो गया जल, कि जल पृथ्वी पर पाया जाने वाला एक ऐसा यौगिक है जो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं, कौन सी, ठोस, द्रव और गैस। ठोस के रूप, जो बर्फ के रूप में ठोस होता है, और जो द्रव होता है वो खुद जल ही होता है, और जलवाष्प होती है वो गैस का रूप होती है। इन तीनों में पाया जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि जल के उपयोग क्या है। ठीक है, ये तो हो गया जल, और जल के उपयोग देखते हैं। तो जल का उपयोग, इसका क्या है उपयोग पढ़ते हैं। सब जानते हैं जल के उपयोग क्या है, भोजन बनाने, भोजन बनाने, ठीक है, पीने और कपड़े धोने, सब जानते हैं वैसे, कपड़े धोने, बर्तन धोने, ठीक है, कृषि में, खेतों में सिंचाई करते हैं, जल से करते हैं, और उद्योगों में, जितने उद्योग धंधे हैं तो सब जगह जल काम आता है। तो जो जल का जो उपयोग है वो भोजन बनाने में काम आता है, पीने में काम आता है, यानी खाने हो गया, खाने में, पीने में, कपड़े, बर्तन, कृषि, उद्योग, सब में जल का उपयोग होता है। अब हम पढ़ेंगे कि जो पीने योग्य जल है, तो उस पीने योग्य जल के कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो हमारी पृथ्वी पर जो पीने योग्य जल है वो कितना है, सिर्फ 3% है। बाकी ये 97% जो जल है वो कौन सा है, महासागरीय जल है, जिसको हम पी नहीं सकते। अब देखते हैं कि पीने योग्य जल के कौन कौन से गुण होते हैं। तो हम पढ़ेंगे अब पीने योग्य जल के गुण। पीने योग्य जल के गुण पढ़ेंगे। तो सबसे जो पहला है कि जो जल है उसे नग्न आंखों से देखने पर, नग्न आंखों से देखने पर उसमें क्या नहीं होना चाहिए, उसमें कचरा नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, कचरा। कोई भी वनस्पति ना हो, घास फूस ना पड़ा हो, यानी कि उसमें कचरा नहीं होना चाहिए। मेनली सबसे जो पहली प्रायोरिटी होगी कि ये जल पीने योग्य है या नहीं है, कि उसमें कचरा नहीं होना चाहिए, वो साफ दिखना चाहिए। यदि सबसे पहले यदि हमको आंखों से देखने पर वो गंदा लगेगा तो हम उसको पी नहीं सकते, तो वो पीने योग्य तो कैसे हो गया। तो सबसे पहले तो ये होगी, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है कि जल में उपस्थित
जो हानिकारक सूक्ष्मजीवी होते हैं, हानिकारक सूक्ष्मजीवी, जल में उपस्थित हानिकारक सूक्ष्मजीवी नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। ठीक है, जो जल होता है उसमें दो तरह के सूक्ष्मजीवी पाए जाते हैं। पहले कौन से? जो हानिकारक होते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य पर असर डालते हैं। ठीक है, कैसा असर डालते हैं? खराब असर डालेंगे। और दूसरे सूक्ष्मजीवी होंगे जो हमारे लिए फायदेमंद साबित होते हैं। तो जो फायदेमंद होते हैं, जो हमारे लिए लाभकारी होते हैं, वो तो जल में होने चाहिए, और जो हानिकारक होते हैं वो जल में नहीं होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि हानिकारक यदि होंगे, उनको जल को हम पिएंगे तो हमारा क्या होगा? पेट खराब हो जाएगा, हम क्या होंगे? बीमार हो जाएंगे। तीसरी क्या है? का जो जल का जो पीएच है, जल का पीएच मान संतुलित होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, होना चाहिए। अच्छा, जल के पीएच मान का मतलब क्या है? जो आसुत जल होता है, कौन सा जल? आसुत जल, आसुत जल, उसके जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? वो होता है 7। ठीक है, 7। तो जो जल है, जो पीने योग्य जल है, उसका जो पीएच मान है वो 7 के आसपास का होना चाहिए। यानी कि जो 7 से कम होगा तो कैसा हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा, और 7 से ज्यादा होगा तो कैसा हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, तो पीएच वैल्यू क्या दर्शाती है? कि पीएच वैल्यू दर्शाती है कि कोई भी जो द्रव है वो अम्लीय है या क्षारीय है, या फिर बीच में हुआ तो उदासीन है। यानी कि 7 से कम होने पर अम्लीय हो जाएगा, 7 से ज्यादा होने पर क्षारीय हो जाएगा, और 7 होने पर क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। ठीक है, तो जल का पीएच मान संतुलित होना चाहिए। चौथा, जल में पर्याप्त ऑक्सीजन घुली होनी चाहिए, ऑक्सीजन घुली होनी चाहिए, होनी चाहिए। ठीक है, यदि जल में पर्याप्त ऑक्सीजन घुली नहीं होगी, इसका मतलब क्या है? वो जल अशुद्ध हो जाएगा। अच्छा, ये हमेशा याद रखिए, जो अशुद्ध जल होता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलेगी। ठीक है, अब जैसे जो समुद्री जीव होते हैं, जो पानी में रहते हैं, समुद्र में रहते हैं, वो शोषण कैसे करते हैं? पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ठीक है, यदि समुद्र का पानी या जितने भी जो जल भंडार हैं, अपने नदी झील वगैरह हैं, यदि उनका पानी यदि गंदा होगा तो इसका मतलब क्या है? ऑक्सीजन कम हो गई, तो उनको सांस लेने में दिक्कत आएगी। तो सांस लेने में जब दिक्कत आएगी तो क्या होंगे? वो जलीय जीव हो क्या है? मर जाएंगे। ठीक है, तो जल का जो पर्याप्त ऑक्सीजन है होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए पीने योग्य जल के गुण हो गए। अच्छा, ये सोचो कि एक वयस्क आदमी को एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए? तो एक वयस्क आदमी को एक दिन में कम से कम 8 गिलास पानी पीना चाहिए। कितना पीना चाहिए? 8 गिलास पानी पीना चाहिए। और जो लोग श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, उन लोगों को कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। ठीक है, तब जाके उनका जो जल का जो लेवल है, जितना शरीर के लिए जरूरत है, वो उसका पूरा हो जाएगा। हमने पढ़ लिया कि पीने योग्य जल के गुण क्या है। नग्न आंखों से देखने पर क्या कचरा वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसमें हानिकारक सूक्ष्मजीव नहीं होनी चाहिए, पीएच का मान संतुलित होना चाहिए, और ऑक्सीजन घुली होनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे कि जो पीने योग्य जल है उसके लाभ कौन कौन से हैं। ठीक है, ये मैं मिटा देता हूं, आपको नोट कर लो। ठीक है, तो अपन पढ़ने वाले हैं कि पीने योग्य जल के लाभ, कि लाभ कौन कौन से हैं, जल पीने से हमें क्या लाभ होता है। अच्छा, मैंने बता दिया कितना पानी पीना चाहिए? 8 गिलास। ठीक है, 8 गिलास कब पीना चाहिए? नॉर्मल सिचुएशन में। किसके लिए है? वयस्क के लिए। और जो लोग, ये तो वयस्क हो गया, और जो लोग क्या मजदूर होते हैं, मेहनत ज्यादा करते हैं, मजदूरी करते हैं, मेहनती होते हैं, उनको कितना पीना चाहिए? 8 से 10 गिलास। ठीक है, तो पीने योग्य जल के लाभ देखेंगे। यदि हम पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं, कितना पीते हैं? पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं, पानी पीते हैं, तो पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से क्या फायदा है? यदि हम पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं तो जो हमारा शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है, यानी कि जो उपापचय है,
वो क्या है, संतुलित बना रहता है। ठीक है, अब ये उपापचय क्या होता है मैं बताता हूं। ठीक है, पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं तो क्या होता है, जो उपापचय है, उपापचय यानी कि शरीर की जो उपापचयी क्रिया है, उपापचयी क्रिया वो कैसी रहती है, संतुलित रहती है। ठीक है, अब ये उपापचय क्रिया क्या है, ये हमारे शरीर की ऐसी जैव रासायनिक क्रिया होती हैं, यानी कि कोई भी सजीव की ये ऐसी जैव रासायनिक क्रिया होती हैं जो क्या है, शरीर के विकास में सहायक होती हैं। ठीक है, यदि पर्याप्त मात्रा में हम पानी पीते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचय है वो संतुलित बना रहेगा। जिससे एक फायदा क्या है कि हमारा शरीर का अच्छा विकास होगा, शरीर का विकास होगा। ठीक है, तो पानी क्या शरीर के विकास में सहायक है। पहला पॉइंट हो गया कि पानी है शरीर के विकास में सहायक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि ज्यादा पानी पीने से यानी कि पर्याप्त पानी पीने से और क्या होता है, पर्याप्त पानी पीने से हमारे शरीर में जो हानिकारक पदार्थ होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। पर्याप्त पानी पीने से क्या होता है, पर्याप्त पानी पीने से क्या होता है, हानिकारक पदार्थ। कौन से पदार्थ, हानिकारक पदार्थ जो कहां पाए जाते हैं, हमारे शरीर में। हानिकारक पदार्थ वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं, शरीर से बाहर निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, अब कैसे बाहर निकलते हैं, किसके द्वारा बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने के रास्ते। तो यदि हम पानी क्या है, मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाएगा, और किसके द्वारा बाहर निकल जाएगा, पसीने के द्वारा। ठीक है, ठीक है, मूत्र और पसीने के द्वारा जो हानिकारक पदार्थ होते हैं वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो ये एक पानी पीने का फायदा हो गया। ठीक है, इससे क्या है, हम बीमार नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो हमारी जो प्रतिरोधक, इससे क्या है, हम बीमार नहीं पड़ेंगे। तो हमारी जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता होगी वो क्या की, बढ़ जाएगी। प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। ठीक है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी तो क्या होगा, शरीर कैसा रहेगा, शरीर चुस्त दुरुस्त रहेगा, शरीर चुस्त दुरुस्त रहेगा, चुस्त दुरुस्त रहेगा। ठीक है, प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ जाएगी तो शरीर चुस्त दुरुस्त रहेगा, यानी कि बीमार नहीं होगा। ठीक है, और क्या नहीं होगा, बीमारी की संभावना कम, बीमारी की संभावना कम। ठीक है, और क्या फायदा है कि शरीर में जो एक्स्ट्रा फैट होती है, यानी कि शरीर के अंदर जो एक्स्ट्रा बसा जो चर्बी है वो जम जाती है, वो पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से वो फैट क्या है, खत्म हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। तो बसा यानी चर्बी की मात्रा कम हो जाती है, तो एक्स्ट्रा फैट है शरीर से वो खत्म हो जाती है, यानी कि मोटापा घटाने में सहायक होता है पानी बहुत ज्यादा। ठीक है, और फायदा क्या है, और अगला पॉइंट है कि पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से क्या है, पथरी नहीं जमती है, पथरी नहीं जमती है, पथरी नहीं जमती है, यानी कि ये पथरी की समस्या को होने से मतलब रोक लेता है। ठीक है, पथरी की समस्या बहुत कम कर देता है कि यदि ज्यादा पानी पीएंगे, पर्याप्त मात्रा में पानी की पीएंगे तो क्या है, पथरी की समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो देखो पानी पीने के कितने ज्यादा फायदे हैं। ठीक है, तो पानी पियो भाई, दबा के पानी पियो, मैं तो ये बोलता हूं। ठीक है, तो आप यदि पानी पिएंगे पर्याप्त मात्रा में तो क्या है, आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, शरीर बीमार नहीं होगा। अब ये हो गया पानी पीने के लाभ। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि ये जल है यदि ये दूषित हो जाए तो उसके शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। ठीक है, तो अपना ये नेक्स्ट टॉपिक हो गया, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, अब देखते हैं हम कि दूषित जल से मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, मानव स्वास्थ्य पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा स्वास्थ्य है, हर तरह से हमारा स्वास्थ्य क्या अच्छा रहना चाहिए एकदम। ठीक है, तो उस पर कौन कौन से प्रभाव पड़ने वाले हैं तो हम अभी पढ़ रहे थे। अब हम देखेंगे कि जल के बारे में पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, अब हम देखते हैं कि दूषित जल हो जाए तो उसका मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, दूषित जल, कैसा जल, दूषित जल, दूषित जल का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव।
स्वास्थ्य पर प्रभाव। अच्छा ये बताओ कि जल दूषित कैसे होता है। ठीक है, ठीक है। यदि जल का रासायनिक संगठन है जैसे जो जल में होना चाहिए। अच्छा, जल का सूत्र क्या होता है? H2O, पता है ना? तो पता ही होगा। हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर क्या बनाता है? जल बनाता है। ठीक है, तो मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव किसका? दूषित जल का। तो हम ये देखते हैं कि दूषित जल क्या होता है। सबसे पहले दूषित जल ही देखना चाहिए, ये दूषित जल का नाम आया तो कि दूषित जल क्या होता है। यदि जल में मलमूत्र, घरेलू अपशिष्ट यानी कि कचरा, ठीक है, औद्योगिक यानी कि औद्योगिक, ठीक है, मतलब कारखानों से निकला हुआ जो कचरा होता है औद्योगिक अपशिष्ट कहलाता है। ठीक है, तो औद्योगिक अपशिष्ट। यदि जल में मलमूत्र, घरेलू अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट आदि मिल जाते हैं, आदि मिल जाएं तो जल कैसा हो जाएगा? दूषित हो जाएगा, दूषित जल हो जाएगा, यानी कि प्रदूषित जल हो जाएगा। और इसी को क्या बोलते हैं? प्रदूषण। कौन सा प्रदूषण? जल प्रदूषण। ठीक है, इतना तो पता ही होगा आपको। जल में मलमूत्र, अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट आदि मिल जाते हैं तो जल कैसा हो जाता है? दूषित हो जाता है। और यह जल क्या रहता है? पीने योग्य नहीं रहता है, पीने योग्य नहीं रहता है। यदि ऐसे दूषित जल को यदि हम पी लेंगे तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन कौन सी बीमारी उत्पन्न होंगी उसके बारे में अपन देखते हैं। ठीक है, यदि दूषित जल को यदि हम पी लेते हैं तो उससे क्या होता है? उससे जैसे हैजा हो जाएगा, उससे पैचेस हो जाएगा। पैचेस क्या होती है? डायरिया। पैचेस को क्या बोलते हैं? डायरिया। और डायरिया को क्या बोलते हैं? दस्त। ठीक है, उल्टी, दस्त, ये हैजे में भी होता है। ठीक है, तो यदि दूषित जल पीने से तो क्या होता है? डायरिया हो जाता है, पैचेस हो जाता है। तो ये किसकी वजह से होती हैं? ये होते हैं जीवाणु की वजह से। किसके? जीवाणु की वजह से। यदि जल में हानिकारक जीवाणु, हानिकारक बैक्टीरिया मौजूद हैं तो उनकी वजह से वो जल पीने से हैजा, पैचेस जैसी बीमारियां हो जाती हैं। अब देखते हैं कि जल में यदि वायरल इन्फेक्शन हो, यानी कि वायरल संक्रमण की वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। कौन सी? वायरल संक्रमण। अच्छा, वायरस किसको बोलते हैं हिंदी में? विषाणु को। ठीक है, तो विषाणु से कौन कौन सी बीमारी होती हैं? यदि जल में विषाणु मिल जाते हैं, उसी जल को यदि हम पी लेते हैं तो कौन सी बीमारियां होती हैं? तो इससे हो जाता है हेपेटाइटिस। कौन सा? हेपेटाइटिस, फ्लू। ठीक है, और हेपेटाइटिस, फ्लू, कॉलेरा, टाइफाइड। ठीक है, हेपेटाइटिस, फ्लू, कॉलेरा, टाइफाइड आदि जैसी बहुत सारी बीमारी हो जाती हैं। आदि लिख देता हूं। ठीक है, तो ये हो गई वायरल इन्फेक्शन से। और अब देखते हैं कि कृमि जनित रोग। ठीक है, यदि दूषित जल में एक कृमि है जिसका नाम क्या है? ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस। कौन सी? मेडिनेंसिस। यदि जल में ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस नामक कृमि पाई जाती है, यह क्या है? कृमि है। ठीक है, धागेनुमा होती है कृमियां। यदि जल में ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस नामक कृमि पाई जाती है, और ये ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस एक मादा कृमि होती है। ठीक है, नर और मादा को पता ही होगा आपको। तो ये कृमि क्या करती है? हमारे शरीर के बाहर, यानी कि जिस जगह पर जल भरा हुआ है, ठीक है, जैसे कोई तालाब का हम पानी पीते हैं या कोई झील का हम पानी पीते हैं। ठीक है, यदि उस झील में
डेकनकुलस मेडिनेंसिस नामक मादा कृमि है, तो वो कृमि यदि उस जल के पानी में अपने अंडे दे देती है, वही पानी यदि आदमी पी लेता है, मनुष्य पी लेता है, वही पानी मनुष्य पी लेता है, तो वो रोग से ग्रस्त हो जाता है। तो कौन सा रोग हो जाता है? तो इसकी वजह से रोग होता है, वो हो जाता है, मैं कहाँ रुकूं, यहां पे लिख देता हूं, बाला या नारू रोग हो जाता है, नारू रोग हो जाता है। ठीक है, एक बार रिवाइज करवा देता हूं कि दूषित जल क्या है। जब जल में मलमूत्र, घरेलू अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट आदि मिल जाते हैं तो क्या जल प्रदूषित हो जाता है, और ऐसे प्रदूषित जल के सेवन से हमें कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि हैजा, पैचिस यानी कि उल्टी दस्त हो जाते हैं। ये किसकी वजह से होते हैं? जीवाणु की वजह से होते हैं। और देखो हेपेटाइटिस, फ्लू, कॉलेरा, टाइफाइड जैसी बीमारी हो जाती हैं, ये किसकी वजह से होते हैं? ये वायरस की वजह से होते हैं। और कृमि जनित रोग भी हो जाते हैं, उसका नाम क्या है? बाला और नारू रोग। कौन सा रोग? बाला और नारू रोग। ये किसके द्वारा होता है? ये होता है कृमि के द्वारा। कौन सी कृमि? मादा ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस नामक कृमि की वजह से बाला एवं नारू रोग हो जाता है। ठीक है, अब इस बाला और नारू रोग के बारे में अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मैं ये रफ कर रहा हूं, ठीक है, आप नोट कर लीजिए। और आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको प्रॉपर नोट्स के लिए वैसे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, और मैं एकदम अच्छे से फ्लो से लिखा रहा हूं। आप इसको उतार भी सकते हैं, याद रह जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नोट्स आपको प्रॉपर मिल जाएंगे। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूं, समझ में आ गया? ठीक है, तो मैं लिखता हूं बाला एवं नारू रोग। बाला एवं बाला एवं क्या, इसी को बोलते हैं। चलो, तो मैं लिखता हूं अब बाला या नारू रोग, नारू रोग। ठीक है, तो इसका कारण क्या है? कारण है दूषित जल, दूषित जल। ठीक है, होता किसकी वजह से? ठीक है, तो मतलब होता किसकी वजह से? तो इसका कारक क्या है? इसका कारक है मादा ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस, मेडिनेंसिस नामक कृमि। ठीक है, तो यह दूषित जल की वजह से होता है, और बाला, यह दूषित जल की वजह से होता है। और बाला या नारू रोग का जो कारक है वो है मादा ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस नामक कृमि होती है। ठीक है, अब ये कृमि क्या करती है कि अंडे देती है। कहां देती है? पानी में देती है। ठीक है, अब जैसे मैं बताया था थोड़ी देर पहले, ये पानी भरा है, इसमें इसने अंडे दे दिए। यदि यही पानी यदि कोई भी मनुष्य पी लेगा, ठीक है, यदि यही पानी कोई भी मनुष्य पी लेगा तो वो क्या हो जाएगा? इस रोग से ग्रसित हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? इस रोग से ग्रसित हो जाएगा। तो ये बोलते हैं बाला या नारू रोग। तो इसके बारे में ये है कि ये राजस्थान में पाया जाता था। कहाँ पाया जाता था? राजस्थान में बहुत पाया जाता था। ठीक है, राजस्थान में पाया जाता था। ठीक है, अब जब ये राजस्थान में पाया जाता था तो इसका इलाज भी करना जरूरी था। ठीक है, बहुत पहले पाया जाता था तो इसका इलाज करना भी जरूरी था। तो इसके इलाज के लिए एक अभियान चला गया था। क्या चला गया था? एक अभियान चला गया था। अभियान किसके लिए? इसकी रोकथाम के लिए, यानी कि उन्मूलन के लिए। ठीक है, तो उसका नाम था नारू उन्मूलन अभियान। नारू उन्मूलन अभियान ये किसके लिए चला गया था? ये बाला या नारू रोग के उन्मूलन यानी कि रोकथाम के लिए चलाया जाने वाला अभियान था, नारू उन्मूलन अभियान। ये कब चलाया गया था? ये चलाया गया था अगस्त 1986 में। ठीक है, अगस्त 1986 में ये चलाया गया था। और कहां से शुरुआत हुई थी इसकी? बांसवाड़ा, राजस्थान में बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। ठीक है,
तो बाला या नारू रोग के उन्मूलन के लिए नारू उन्मूलन अभियान चला गया था, जिसकी शुरुआत हुई थी बांसवाड़ा डूंगरपुर से। कब हुई थी? अगस्त 1986 में, है ना। और इसके बाद राजस्थान में सन 2000 यानी कि वर्ष 2000 के बाद नारू का एक भी मरीज नहीं मिला। यानी कि बाला या जो नारू रोग था वो वर्ष 2000 में खत्म हो गया था। 2000 के बाद इसका एक भी मरीज नहीं मिला था। ठीक है, तो ये हो गया बाला या नारू रोग। इसका कारण है दूषित जल, कारक है मादा ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस। ठीक है, ये राजस्थान में पाया जाता था। ये जो मादा ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस नामक कृमि है, ये क्या करती है? जल में अंडे देती है। उस जल को यदि मनुष्य पी लेता है तो इससे बीमार हो जाता है। ठीक है, तो इसकी रोकथाम के लिए एक अभियान चलाया गया था, नारू उन्मूलन अभियान। 31 अगस्त 1986 में चलाया गया था। ठीक है, ये वाली टर्म वैसे आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपकी किताब में नहीं दे रखी है। और वर्ष 2000 के बाद इस नारू का एक भी मरीज देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया कि दूषित जल का मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये हो गया। तो हम ये देखते हैं कि जल को प्रदूषित होने से कैसे रोका जाए और जल के प्रदूषण से जो बीमारियां होती हैं उनकी रोकथाम कैसे की जाए। ठीक है, तो मैं ये मिटा देता हूं। अब देखते हैं कि जल को प्रदूषित होने से कैसे बचाया जाए, कैसे बचाएं। ठीक है, ऐसा क्या करें कि जल प्रदूषित ना हो। ठीक है, जैसे ऐसा करने के लिए ये है, जो जलाशय वगैरह होते हैं, जलाशय, नदियां, ठीक है, जिनके जल का उपयोग आम आदमी करता है, तो उनमें नहाना, ठीक है, कपड़े धोना, मलमूत्र का त्याग करना, ठीक है, और अपशिष्ट यानी कि जो कचरा होता है, चाहे वो घरेलू हो चाहे वो कारखानों वाला हो, ठीक है, अपशिष्ट आदि पर मना हो, ठीक है। तो यदि जलाशय, नदियों में और तालाबों में, जहाँ के पानी को हम इस्तेमाल करते हैं, पीने के लिए काम में लेते हैं, यदि उस पानी में कचरा वगैरह नहाएंगे नहीं, धोएंगे नहीं और मलमूत्र का त्याग नहीं करेंगे, ठीक है, तो यदि ये सब प्रक्रियाएं यदि बंद कर दी जाएं तो हम जल को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। तो जल को प्रदूषण से बचाने का यही तरीका है कि अच्छा, जल को प्रदूषित कौन करता है? जल को प्रदूषित करने वाले हम इंसान ही हैं। यदि हम लोग ही इन चीज़ों पर कंट्रोल करेंगे तो ही जल के प्रदूषण को बचाया जा सकता है। इससे क्या है, जल प्रदूषित नहीं होगा और उससे संबंधित जितनी भी बीमारी हैं वो होने का चांस ही नहीं है। अब जल को प्रदूषण होने से तो बचा लिया, अब ये देखते हैं कि हम अपने आप को प्रदूषित जल से कैसे बचाएं। तो हमें क्या करना चाहिए? जल को छानकर, उबालकर यानी गर्म करके, ठीक है, गर्म करके। तो जल को छानकर, उबालकर और फिर ठंडा करके पीना चाहिए। क्या करना चाहिए? पीना चाहिए। तो ऐसा करने से क्या होता है, तो जल में जितने भी बैक्टीरिया वगैरह हैं, वायरस वगैरह हैं, उनका चांस रहता है कि वो खत्म हो जाएं। छानने से क्या होता है, जल में जितनी भी घुलित अशुद्धियां हैं, ठीक है, तो छानने से लगभग वो बाहर हो जाएंगी। उबालने से क्या है, बैक्टीरिया वायरस खत्म हो जाएंगे। फिर इसको ठंडा करके पिएंगे तो इसका मतलब उसको हम आसानी से पी सकते हैं। तो इससे क्या है, ऐसा करने से जल से संबंधित होने वाली जो रोग हैं उन पर रोकथाम लगाई जा सकती है, उन पर कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। तो आज ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया है कि मानव स्वास्थ्य पर कारकों का प्रभाव हमने देख लिया है। अब हम कल पढ़ेंगे मोटापा,
कि मोटापा क्या क्या प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर, और रक्तचाप कि ब्लड प्रेशर क्या है, इससे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में, जो आपकी कल होने वाली है। कितने बजे? सुबह 9 बजे। तो तब तक आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, और फटाफट शेयर करना है, ताकि क्या है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। और आप जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो बच्चे अभी चैनल पे नए आए हैं, तो वो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको पता चल जाए कि लाइव क्लास कब होने वाली है, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपको कल।